नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूरे भारत में पानी और बिजली को लेकर लगातार 2 दशकों से ज़्यादा से संघर्ष कर रही हैं। भारत की परमाणु सहेली के नाम से पूरे देश में विख्यात हैं और लगातार संघर्ष के पथ पर अग्रसर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारत की परमाणु सहेली नीलम गोयल। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत राजस्थान में। नीलम जी, क्या लगता है कि हम जो सवाल करेंगे वो बिल्कुल एकदम लीक से हटके होंगे कि दरअसल लगता नहीं है कि आज़ादी के इतने सालों बाद अब भारत के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इस बात के लिए जागरूक होना होगा कि अधिकार सरकार दे तो देगी, लेकिन उनके लिए हमें भी पुख्ता होना होगा, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर कहीं ना कहीं अभी भी एक शून्य है, खालीपन है, जिसके लिए शायद आप पूरे देश में यात्रा करती हैं, अलग अलग राज्यों में जाती हैं। बहुत सारे राज्यों में आप मुझे भी मिली हैं, वहाँ पे लोगों से मिलते हुए। तो क्या लगता है कि लोगों को और जागरूक होना होगा? अभी लगता है आपको? जागरूक भी होना होगा। और मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगी कि जब नमक सत्याग्रह हुआ था, दांडी मार्च किया था महात्मा गांधी जी ने, तो उनका ये संदेश था कि छोटी छोटी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए हम अंग्रेजों पर डिपेंड ना रहें। तो वो नमक सत्याग्रह करके उन्होंने संदेश दिया था। उसी प्रकार से हम जो ये पानी और बिजली के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, तो वो ये जो पानी का हम काम कर रहे हैं कि हर खेत पे कुंडा बना रहे, इसकी हम बात करेंगे आगे। तो इस बात का संदेश है कि हम पानी बिजली की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सरकार पर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि भारत जो है वो गांव का देश है और 70% लोग गांव में रहते हैं और गांव में आय के जो साधन है वो है पानी और बिजली। आय के साधन है वहाँ पर खेती और पशुपालन, और ये दोनों ही चीज़ों के लिए ज़रूरी है पानी। बिना पानी के किसान खेती नहीं कर सकता, और पशुओं को अगर चारा नहीं मिलेगा तो वो पशुओं को कत्लखाने बेच देगा। एक नाम जिसका जिक्र होता है हमेशा लोग जब सुनते हैं, तो दरअसल हमारे दर्शकों को आप खुद बताएंगी तो अच्छा रहेगा कि लोग जब ये बोलते हैं भारत की परमाणु सहेली नीलम गोयल, भारत की परमाणु सहेली नीलम गोयल, तो ये भारत की परमाणु सहेली क्यों बोलते हैं और वो क्या काम आप कर रही हैं जिससे आपको एक खिताब से नवाजा गया है? पूरे हिंदुस्तान में आपको भारत की परमाणु सहेली नीलम गोयल बोला जा रहा है। ये जो नाम है, ये मतलब जब शुरू हुआ था छोटा सा नाम, आज एक वट वृक्ष की तरह मुझे लगता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि जो मैं बात कर रही थी कि भारत पानी और बिजली में आत्मनिर्भर बने। क्योंकि पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके 3 पिलर्स हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, कृषि, उद्योग धंधे और सेवाएं। इन तीनों पिलर्स पर पूरे भारत की इकोनॉमी टिकी हुई है। अगर ये तीनों पिलर्स मजबूत हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। और ये तीनों पिलर्स की मजबूती का जो मेन बैकबोन है वो है पानी और बिजली। और भारत में 70% जो बिजली है वो कोयले से बनती है, और हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कोयला हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत के पास जो भी कोयला है वो उसमें धुआं ज़्यादा है, राख ज़्यादा है, और उसमें मतलब वो उतनी उच्चतम क्वालिटी का नहीं है। और पानी और हवा और सूर्य से हम बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं चला सकते। अब बात आती है कि कोयले की जगह कौन लेगा, तो हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स है, वो है परमाणु ऊर्जा। पूरे विश्व का 85% परमाणु ईंधन अकेले भारत के पास है, जो कि साफ सुथरा सस्ता विकल्प है बिजली बनाने का। लेकिन समस्या क्या है, परमाणु का नाम आती है, परमाणु बम सभी के दिमाग में आ जाता है नेगेटिव। तो मेरा मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में मैंने इसको अपने पीएचडी का विषय बनाया। इस पर मैंने शोध किया, भारत के परमाणु बिजली घरों की कार्यप्रणाली का अध्ययन, इससे संबंधित क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य पर प्रभाव। और सन 2008 में मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि दी गई, और सन 2009 में मुझे पोस्ट डॉक्टर ट्रेनिंग करने का मौका मिला मुंबई परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार। और वहीं से मुझे नाम मिला भारत की परमाणु सहेली। ठीक है, तो अब भारत की परमाणु सहेली नीलम गोयल क्या चाहती हैं कि देश में क्या बड़ा आमूलचूल परिवर्तन ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए, जिससे
जो हमारे गांव हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो, और दूसरा शहरों की जो अर्थव्यवस्था है, और ज़मीनी स्तर पर ऐसे क्या काम होने बाकी हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है, और जिससे कहीं ना कहीं जो उनका आर्थिक सुदृढ़ीकरण है वो और ज़्यादा मजबूत होगा, सशक्त होगा। तो आपने जो प्रश्न पूछा, तो मैंने कहा कि भारत गांव का देश है। 70% लोग गांव में रहते हैं, और गांव में आमदनी के दो स्रोत हैं, एक तो खेती है और एक पशुपालन है, और दोनों ही चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत है। और भारत में पिछले 10 सालों में 60% पानी ख़त्म हो चुका है, यानी ग्राउंड वाटर हमारा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और सबसे ज़्यादा पुख्ता जो राज्य हैं वो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, जिनका ग्राउंड वाटर लगभग काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। और 90% पानी का जो दोहन है वो हमारा किसान मतलब फार्मिंग में होता है, और 10% में हमको पीने में हमारी ज़रूरतों को पूरा करना है, फैक्ट्रियों की ज़रूरतों को पूरा करना है। लेकिन यदि हमने किसान के पास इसका सोल्यूशन नहीं दिया, फार्मिंग में इसका सोल्यूशन नहीं दिया, तो हमारी खेती भी ख़त्म हो जाएगी, और हमको पीने में, उद्योगों में भी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समस्या को समाधान में हमने अभी क्या किया, पूरे भारत में 2.5 लाख पंचायतें हैं, 6.5 लाख गांव हैं, और अभी तक एक भी गांव ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से पानी, बिजली, रोजगार में आत्मनिर्भर हो। हम बात करते हैं भारत आत्मनिर्भर बनेगा, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक भारत आत्मनिर्भर बने, लेकिन भारत का गांव जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसी श्रृंखला में हमने एक गांव को मॉडल बनाने का काम शुरू किया, और ये गांव हमने लिया है भारत की जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सबसे डार्क जिला है दौसा, जहां पर पानी की एडजस्टेशन जो रेट है वो 235% है, यानी 100% पानी बारिश का ज़मीन में जाता है तो हम 250% यानी 235% पानी हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे बैंक में आपने 100 रुपये डाला और 250 रुपये आपने बैंक से निकाल लिया, और 250 की रेट पर आप निकालते जा रहे हैं, तो आप बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से जो पानी हम जमीन में जा रहे हैं उससे 250 गुना पानी हम बाहर निकाल रहे हैं। तो दौसा एक ऐसा जिला है जहाँ पर पानी 1200 फीट चला गया है, और पानी पूरा खारा हो गया है, और पानी आर्सेनिक और फ्लोराइड वाला हो गया है, जिससे पानी ना तो पीने योग्य है ना कृषि के योग्य है। तो हम भारत का एक ऐसा गांव जिसका नाम है छारेडा, उसमें हम 500 पानी के पौंड बना रहे हैं, और हर पौंड पर जैसे किसान की 4 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन है, जितनी भी साइज़ की ज़मीन है उसका 5% जैसे 4 बीघा ज़मीन है किसी किसान के पास, तो उसमें 5% होता है 72 फीट लंबा, 72 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा एक पानी का कुंडा बनाते हैं, पौंड बनाते हैं, जिसमें हम प्लास्टिक फेंसिंग करते हैं, प्लास्टिक की मतलब लाइनिंग लगाते हैं, जिससे पानी पर्कुलेट नहीं होता, यानी ज़मीन में नहीं जाता, पूरी साल पानी भरा रहता है। उसके चारों तरफ हम लोहे की फेंसिंग करते हैं ताकि कोई गिरे नहीं, और उस पर सोलर पंप लगाते हैं ताकि बिजली पंप से पानी खींचे और खेतों में जाए, और ड्रिप और स्प्रिंकल। ये जो हम सुनते हैं ये दो एक ऐसी बातें हैं जो लगातार हम आम चर्चाओं में सुनते रहते हैं कि एक तो जब भी ये चर्चा होती है कि तीसरा जो युद्ध होगा, विश्व युद्ध, वो पानी पे होगा, बिल्कुल सही, पानी के कारण होगा। और एक बात अक्सर सुनाई देती है जब भी कहीं वायरल वगैरह होता है या कुछ इस तरह बीमारी, तो ये कहता है कि ज़्यादा प्रतिशत जो होता है बीमारियों का वो जल जनित बीमारियां होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि नीलम गोयल, तो मैं खुद भी देख रहा हूँ पिछले लगातार 20-25 सालों से तमाम पूरे देश में घूम रही हैं, कहीं पानी बहुत अच्छा है, कहीं पानी आर्सेनिक और फ्लोराइड से मिला हुआ है। तो अगर हम बड़े बदलाव की बात करें, आप काम कर रहे हैं, आप जैसे और भी लोग काम कर रहे हैं, तो वो बड़ा बदलाव कैसे होगा? क्योंकि लोगों पे इसके जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, वो बहुत तेज़ गति से बढ़ रहे हैं पानी के, क्योंकि पानी बहुत जगह ऐसा है कि जो पीने योग्य नहीं है, और देश के कई राज्यों में कई ज़िले ऐसे हैं, कई जगह हम डार्क जोन में जा चुके हैं। तो क्या लगता है कि बड़ा बदलाव करने के लिए वो जो इच्छा शक्ति है, आप अपनी पूरी मेहनत कर रही हैं, लेकिन बड़ा बदलाव कैसे होगा कि एक बड़ा फ़ायदा लोगों को हो कि जल जनित बीमारियां कम हों, या हम पानी पे एक ऐसा कोई रोल मॉडल बन के भारत उभरे? तो क्या उसके लिए नीलम गोयल से अगर ये पूछा जाए
कि भारत कैसे पानी के लिए रोल मॉडल बन सकता है, तो नीलम गोयल क्या कहना चाहेंगी? और जल जनित बीमारियां कम हो उसके लिए नीलम गोयल क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आपने लंबा अनुभव लिया है इस बात को लेके कि हम पानी को और पानी की शुद्धिकरण को, पानी की उपलब्धता और उसकी शुद्धिकरण को कैसे उदाहरण बना सकते हैं। एक्चुअली हमारा जो शरीर है ना 70% पानी से बना होता है। अगर हमने पानी गलत पिया तो हमको बीमारियां हो जाएंगी, और सारी बीमारियां पेट से होती हैं, मतलब पेट के अंदर, और शरीर 70% पानी से बना हुआ है, तो पानी का तो शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। अगर आर्सेनिक और फ्लोराइड वाला पानी आप पी रहे हैं, उसकी सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो किसी ना किसी रूप में आपकी बॉडी में जाएगा, और बॉडी में जाएगा तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। तो पहला तो ये है कि हम पानी शुद्ध पिए, और पानी अगर मतलब गाँव में पानी नहीं है और पानी रुका हुआ पानी आप पी रहे हैं तो नेचुरल उससे बीमारियां होंगी। उसका सॉल्यूशन ये है, एक तो बारिश का पानी। हमारे देश में 70-80% अच्छी बारिश होती है भारत के अंदर, और हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी बह के चला जाता है। तो ये कुंडे में जो पानी भरा जा रहा है ये बारिश का पानी है। तो ये तो खेती के लिए हो गया। आपकी छतों पे पानी गिरता है, छत भी पूरे क्लीन करके उसके पानी को भी आप इकट्ठा करके वाटर हार्वेस्टिंग जिसको नाम बोलते हैं कि ज़मीन में जाए, ये भी तरीके हैं। दूसरा, जो भारत के अंदर पानी की समस्या का समाधान होगा उसमें है नदियों की योजना, क्योंकि भारत की नदियों की योजना पिछले 40 साल पुरानी है, लेकिन अभी 2% ही हम इसमें आगे बढ़ पाए हैं। जैसे राजस्थान में 2 बड़ी योजना है, ईस्टर्न कैनाल रिवर प्रोजेक्ट परियोजना है, यमुना साबरमती लिंक है, जिससे पूरे राजस्थान के रेगिस्तान में पानी आ जाएगा। ये योजनाएं होती हैं तो भी सबको मीठा पानी, अच्छा पानी मिल सकता है। और ये योजनाएं कब होंगी, कितना समय लगेगा, उससे पहले हम कम से कम गांव-गांव में पानी का कुंडा बना के इस काम को पूरा कर सकते हैं। मैं बीच में रोकना नहीं चाहता, लेकिन एक बात आपको ऐड करना चाहता हूँ। आपको लगता नहीं वाटर हार्वेस्टिंग एक मजाक बन के रह गया है? क्योंकि जिस तरह कई राज्यों में ये कहा कि जब आप मकान बनाए तो वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट उसमें बनाएं, लेकिन वो सिर्फ महज एक औपचारिकता बन के रह गया। लोगों के अंदर ये जागरूकता अभी भी नहीं आई है कि हम कैसे वर्षा जनित जो जल है उसका संरक्षण करें, या उसको सही जगह उसका डंप हो। तो ये आपको लग रहा है कि लोग जागरूक अभी हो रहे हैं उस स्तर पे जिसकी हमें आवश्यकता है बदलाव? अभी देखिए, हम पिछले साल हम यूएई थे, आपको बताइए दुबई में पानी बहुत कम है, फिर भी वहाँ हमसे ज़्यादा ग्रीनरी है, तो पानी की इम्पोर्टेंस समझते हैं। अभी हमारे यहाँ लोगों को जागरूकता तो है, लेकिन उतनी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे मतलब समझ में कम आई है, क्योंकि अभी हमको मिल रहा है। थोड़े समय बाद जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, कई गांव ऐसे हैं जो कितना गंदा पानी पीते हैं जिसको अपन कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो पीने के लिए मजबूर हैं। तो ये जो मतलब बड़ा जो इनोवेशन जो आएगा उसके अंदर हमको जागरूक भी होना पड़ेगा कि हमारे लिए बूंद बूंद भी जरूरी है। लेकिन हमको एक बात समझनी होगी कि 90% पानी का दोहन सिंचाई में होता है, यानी गांव में होता है, यानी कृषि में होता है, यानी फार्मिंग में होता है। तो यदि हमें हमारा बचाना है, अगर हमें हमारे पीने की समस्या को समाधान करना है, फैक्ट्रियों के पानी की समस्या को समाधान करना है, तो हमें समाधान किसान के पास देना होगा। इसलिए हमने गांव को चुना। क्योंकि 90% पानी का दोहन अगर आपने रोक लिया तो आपको पीने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, फैक्ट्रियों को नहीं करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि आप किसानों में खेतों में काम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि पानी का कुंडा तो सबका सेम है, उसमें से 90% पानी किसान लेके चले जाता है। और जब से हमारी ग्रीन ये हुई थी रेवोल्यूशन, हरित क्रांति हुई थी, तो कितने सारे ट्यूबवेल खुदे। छारेड़ा में आप क्या कर रहे हैं? छारेड़ा में हम देश का पहला मॉडल गांव बना रहे हैं। छारेड़ा दौसा में आता है, जो मतलब डार्क जोन जिला है, जहां पानी 1200 फीट चला गया, उसी का ही गांव है छारेड़ा, जहाँ पे 500 किसान हैं। और सन 2019 में जब कोरोना आया था, तब लोग गांव में काफ़ी कोरोना से मर रहे थे, तब हमें गांव से इंटरेक्शन होने का मौका मिला और हमने पहला गांव बनाया महेश्वरा खुर्द, जो दौसा में है, पहला कोरोना मुक्त गांव बनाया, जिसको सरकार ने भी अप्रिशिएट किया। उसके बाद हमने 6000 लोगों के साथ मिलकर एक GPDP बनाई, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ये भारत की पहली प्लान था जिसको भारत सरकार ने ठप्पा भी लगाया, और इसी गाँव पे हम इसको इम्प्लीमेंट करके भारत का पहला मॉडल बना रहे हैं, जिसमें हम 500 पानी के कुंडे बना रहे हैं, जिसमें से हम करीबन 250 तो बना चुके हैं, और हमें अभी हमारा कुछ पे काम चल रहा है। और ये 500 कुंडे हमारे बन जाते हैं तब 2.5 लाख लोगों के साथ हम इसका एक बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे, और पूरे देश के अंदर एक ये चिंगारी का काम करेगा।
मशाल का काम करेगा कि हर गांव में ये काम होना चाहिए। नीलम गोयल जी को कब तक लगता है कि छारेड़ा रोल मॉडल बन के राजस्थान और भारत के हृदय पटल पर अंकित होगा? कितना समय लगेगा? अभी देखिए, हमको ये 250 बनाने में हमको करीबन 2022, 23 और 24 3 साल करीबन हमें लगे, लेकिन अगले 1 से 2 साल में हम इसके 500 कुंडे, हमारा प्रयत्न है कि बरसात से पहले बना लें, लेकिन हम इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं और करने के बाद हम इसको पूरे देश के सामने रखेंगे, ताकि ये पूरे देश के सामने रोल मॉडल हो, सभी सरकारों को पता चले, सभी हमारे बैंकों को पता लगे, हमारे किसानों को पता लगे, हमारे बिजनेसमैन को पता लगे कि गांव को हमें ऐसा बनाना है। हमारे राजस्थान के बहुत सारे लोग देश से बाहर हैं और राजस्थान तो बलिदान की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है, और यहाँ का कल्चर, खाना पीना, रहन सहन सब इतना अलबेला है कि राजस्थान अपनी अमिट छाप छोड़ के जाता है और यहाँ के लोग बाहर तक अपना नाम फेम किए हुए हैं। तो भारत के, राजस्थान के ऐसे लोग बाहर हैं, हम चाहेंगे हम उनसे भी मिलेंगे और उनसे मिलेंगे, उनको उनकी भूमि की याद दिलाएंगे और अपनी भूमि के प्रति उनका कर्तव्य याद दिलाएंगे कि अपने अपने गाँवों को वो लोग संभाल सकें, तो काम पूरा हो जाएगा। नीलम गोयल बतौर परमाणु सहेली, बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता, लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो ये गांव बन रहा है, ये एक गांव नहीं, पूरे राजस्थान के 50,000 गांवों को कन्वर्ट कर सके, इसके लिए खुद भी प्रेरित हो और मैं और लोगों से भी चाहती हूँ कि वो हमारी भी शक्ति बने। हम जो काम कर रहे हैं उसमें आप सब लोगों के सहयोग की हमें आवश्यकता है और मैं सरकार को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस काम को आए, देखें और उसे पूरे राजस्थान में एक्सप्लोर करें और पूरे राजस्थान के बाद पूरे भारत में एक्सप्लोर करें, क्योंकि एक गाँव बनाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा गाँव में राजस्थान के 50,000 गांव और एक गांव में हम पानी की आत्मनिर्भरता, कुंडा बनाकर, सोलर से बिजली की आत्मनिर्भरता, फिर यहाँ पर गाय भैंसों को यदि चारा हो जाता है, क्योंकि चारा खरीदना नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पर बायोगैस प्लांट, तो गैस की आत्मनिर्भरता, क्योंकि 70% गैस हमको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, फिर वहाँ पर दूध की डेयरी लगेगी, गैस का प्लांट लगेगा बायोगैस का, इससे रोजगारों की आत्मनिर्भरता। तो पानी, बिजली, रोजगार का ये पहला गांव होगा। इसी को देखकर राजस्थान के 50,000 गांव बनेंगे, फिर भारत के 6.5 लाख गांव बनेंगे, तो हमारा भारत का जो आत्मनिर्भरता का सपना है वो साकार होगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस चीज़ को जाने, खुद भी प्रेरित हो और इस काम को करने में खुद भी अपनी यथायोग जितना कर सकते हैं उतना काम करें। मेरा आखिरी सवाल, नीलम गोयल सरकार से क्या कहना चाहती हैं कि सरकार क्या ऐसा करे जिससे जो आप कर रही हैं उसमें क्रांतिकारी बड़ा परिवर्तन हो जाए? सरकार से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि जैसे परमाणु बिजली का लगाना सरकार का काम है, जैसे बिजली की बात करते हैं, लेकिन जागृति करना, वो जैसे मैंने पीएचडी किया है तो हमारी टीम के साथ में लेकर वो इस चीज़ को फैलाने में हमारा सहयोग कर सकती है। तो इस चीज़ सरकार का एक सही जन संदेश हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी। दूसरा, जो हमने एक गाँव बनाया है, इस गांव में किसानों को भी हमें प्रेरित करना होता है, उनको भी जागरूक करना होता है और सरकार और किसान के बीच में एक ऐसी संस्था भी चाहिए जो नॉन पॉलिटिकल हो, नॉन गवर्नमेंट हो। तो हम एक ऐसी संस्था हैं और हमने करके भी दिखाया है। तो हम पूरे राजस्थान के 50,000 गाँव में उनको प्रेरित करने में, उनको शिक्षित प्रशिक्षित करने में और इस काम को इम्प्लीमेंट करने में सरकार हमारा उपयोग कर सकती है, सरकार हमें प्रमोट कर सकती है, सरकार हमें सपोर्ट कर सकती है, ताकि ये काम एक गांव का न रह के पूरे राजस्थान के 50,000 गांव तक फैल सके और पूरे भारत के 6.5 लाख गांव तक फैल सकता है। तो सरकार से हम चाहते हैं कि वो हमारी ताकत बने और हमारी बात सरकार तक पहुंचे इस आपके माध्यम से। खबरें हमारी प्राथमिकता है, खबरों को हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे और देश विदेश की उन खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे जिन खबरों से कहीं बड़ा बदलाव होना है, लेकिन सामाजिक बदलाव के लिए भी हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। आप मेरे साथ चंद्रशेखर त्रिशूल के साथ देखते रहिए लोकमत राजस्थान।